एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 एंड 2 डिटेल में सारे वीडियोस प्रॉपर बने हुए हैं, आप ज़रूर उसको भी एक बार देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट से। सबसे पहले आप इसमें पढ़ने वाले हैं कैश का मैनेजमेंट। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, सारे करंट एसेट्स को 1 बाय 1 पढ़ रहे थे। लास्ट यूनिट हमारी एंड हुई थी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पर, ये वाली यूनिट हमारी स्टार्ट हो रही है दूसरे करंट एसेट, मतलब कैश इज ऑल्सो करंट एसेट। तो इस करंट एसेट के बारे में हम लोग इस यूनिट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट, यहाँ पर हम लोग दो टर्म्स मतलब दो चीज़ें देख रहे हैं, कैश भी और मैनेजमेंट भी। कैश का मतलब सब लोगों को पता है, बट मैं अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज बोलूँ तो सबसे ज़्यादा लिक्विड चीज़ जो रहती है किसी भी बिजनेस में, जिसको और ज़्यादा लिक्विड अपन नहीं कर सकते, वो होता है कैश। ठीक है, कैश का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट अगर होता है कोई सा, तो वो होता है कैश। अब आपको उस कैश को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि जो फर्म के पास बहुत सारा पैसा है, फर्म बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन अगर वो अपने कैश मैनेजमेंट सही से नहीं कर रही है, तो मतलब उसको कभी बहुत ज़्यादा कमी डेफिशिएंसी भी आ सकती है। वो हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो वो फर्म, लेकिन कई बार उसके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कैश मैनेजमेंट पर ढंग से ध्यान दें। तो कैश मैनेजमेंट क्या होता है कि आप अपने कैश को इस तरीके से मैनेज करो, इस तरीके से अपने कैश को जुडिशली यूज़ करो कि आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, सही टाइम पर सही अमाउंट का कैश आपके बिजनेस में हमेशा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर कैश होना चाहिए आपके बिजनेस में, क्योंकि अगर आइडल फंड्स रखे रहेंगे तो इससे बेटर है आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि आइडल फंड कभी भी आपको कुछ रिटर्न्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतने ज़्यादा ओवर फंड कैश भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है, इट्स बेटर टू इन्वेस्ट। ठीक है, और इतना ज़्यादा कम कैश भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास छोटे छोटे खर्चों के लिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में। ठीक है, हर थोड़े टाइम बाद आपके पास कैश रिजर्व्स कम पड़ जाते हैं, हर थोड़े टाइम बाद आपको जो है लिक्विडिटी के लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है कि कहाँ से आए क्या है ना। तो ये सब डिसबैलेंस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कैश को हम लोग को किस तरीके से मैनेज करना है। अब कैश मैनेजमेंट में दो सबसे मेन चीज़ें आती हैं, एक कैश की प्लानिंग करना, दूसरा कैश के लिए फोरकास्ट एंड बजटिंग करना। देखो प्लानिंग और फोरकास्ट बजटिंग में डिफरेंस होता है। प्लानिंग मतलब क्या, जिसमें मैं सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज कर रही हूँ कि मुझे कैश कहाँ से जनरेट करना है, मुझे कैश कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में सिर्फ एक नंबर सोच रही हूँ, डिटेल स्टडी यहाँ पर नहीं होती है। जो मेन कैश की डिटेलिंग होती है कि मुझे कहाँ पर कितना कैश की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितने कैश की ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स डिपार्टमेंट को कितने कैश की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं पेटी कैशियर होगा मेरे बिजनेस में है ना, उसको मैं जो रूटीन खर्चे के लिए जो मैं पैसे देती हूँ उसको कितना कैश मेरे को देना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग है, एकदम प्रॉपर डिविजन्स क्लासिफिकेशंस जो मैं कैश का करती हूँ, फोरकास्टिंग करती हूँ। देखो ये जो कैश का पूरा मैनेजमेंट है, ये ऐसा नहीं होगा कि मैं आज कल के कैश को आज मैनेज करूँगी, नहीं, मैं हर महीने के स्टार्टिंग में कैश मैनेजमेंट कर सकती हूँ, हर अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में कैश मैनेजमेंट कर सकती हूँ। तो वो जो भी मेरा पीरियड रहेगा वो मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ, बट इट इन्वॉल्व्स ऑल द फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या कि फ्यूचर के लिए आप ये देखोगे कि आपको कैश की इतनी अवेलेबिलिटी जरूरी है। ठीक है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड रहना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू पे ऑल योर एक्सपेंसेस, जो आपके ट्रेड एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे वेजेस पे करनी है आपको अपने लेबरर्स को, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लिक्विड बिजनेस चाहिए। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू पे टू ऑल द फैक्टर पेमेंट्स एंड इन ऑर्डर टू परचेज रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। बट वहीं अगर आप एक सर्विस फर्म हो या आप एक ट्रेडिंग फर्म हो, तो आपको कम लिक्विडिटी में भी आपका काम चल जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस दैट यू आर डूइंग। ठीक है, आपका अगर बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी किस में चाहिए रहती है आपको, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। थोड़ी सी कम लिक्विडिटी आपको चाहिए होगी ट्रेडिंग बिजनेस में, सबसे कम लिक्विडिटी आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाले बिजनेस में चाहिए होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा कैश फोरकास्ट एंड बजटिंग। बजटिंग मतलब क्या कि मैं सेपरेट डिपार्टमेंट्स के लिए या सेपरेट अलग अलग कामों के लिए कितना कैश रिजर्व मेरे को मेंटेन करना है। ठीक है, मान लो परचेज डिपार्टमेंट को जो है हर महीने 20-25 हज़ार रुपये की लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो ऐसे करके जब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजटिंग बनाना, बजट बनाना। ठीक है, बजट यूजुअली आप मंथली भी बना सकते हो, वीकली बना सकते हो, ईयरली बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर आपको मतलब आपकी कन्वीनियंस के बेसिस पर है, आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कैश मैनेजमेंट में दो टर्म सीखे, कैश की प्लानिंग करना कि कहाँ से आएगा, कहाँ पर हम लोग को जो है इसको यूज़ करना है, और डिटेल में जब मैं उसको डिपार्टमेंट वाइज या सेक्टर वाइज डिफाइन करती हूँ, उसको मैं क्लासीफाई करती हूँ, वो मेरा पूरा जाएगा कैश फोरकास्ट एंड बजटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मैनेजिंग कैश फ्लोज। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो फ्लो में दो चीज़ें आती हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा बिजनेस में आना, आउटफ्लो मतलब पैसा बिजनेस से जाना।
तो अब मुझे बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो बिजनेस एक रन कैसे होता है कि मान लो मैंने सामान उधार पे बेचा है, ठीक है, मैंने सामान मिस्टर एक्स को उधार पर बेचा है, तो वहाँ से मुझे कुछ अमाउंट आने वाला है, ठीक है, कैश आने वाला है। कैश अनदर एक लिक्विड एसेट है जो मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आने वाला है। मान लो 3 महीने बाद मेरे पास मिस्टर एक्स के से पैसे आने वाले हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैंने मिस्टर वाई से सामान उधार पे खरीदा है, तो मुझे मिस्टर वाई को कितने टाइम में पे करना है, ठीक है, मुझे मान लो उनको जो है 4 महीने में पे करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सही हिसाब हो गया कि 3 महीने बाद मुझे यहाँ से पैसा आने वाला है और 4 महीने मतलब और 1 महीने का मेरे पास बफर टाइम है और 1 महीने बाद मेरे को किसी को पैसा देना है। तो बिजनेस में जो कैश है वो इसी तरीके से पूरा फ्लो चलता रहता है। हम लोग का एक जगह से पैसा आता है, वही पैसा मैं दूसरी जगह यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। मैं उसके लिए अलग से पैसे नहीं रखने वाली हूँ, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी अलग से मेंटेन करनी पड़ती है, बट यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि जहाँ से मेरे पास जितने पैसे आ रहे हैं वो जल्दी आ जाएँ मेरे पेमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यही हम लोग पूरा जो है यहाँ पे कैश इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे आप मैनेज कर सकते हो? सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर से जितना जल्दी हो सके पैसा ले लो, ठीक है, मतलब आप अपने डेटर्स को कम टाइम दो पेमेंट्स करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, इससे क्या होगा आपके पास जो है लिक्विडिटी अच्छी मेंटेन रहेगी। भले आपको अपने क्रेडिटर्स को 6 महीने में पे करना है, बट आपको अपने डेटर से 3 या 4 महीने में पैसे ले लेने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि यार 1-2 महीने का बफर स्टॉक तो होना चाहिए। मान लो कोई डेटर पैसे नहीं दे रहा तो वो बेड डेट में कन्वर्ट होगा, तो उसका अमाउंट जो है आपने प्रोविजन बनाया है कि नहीं, वो बहुत सारी बात की बातें होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको कुछ ना कुछ टाइम पीरियड बीच में हमेशा रखना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स। नेक्स्ट है क्विक कन्वर्जन ऑफ पेमेंट्स इनटू कैश। अब देखो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास बहुत सारा कैश रखा है तो भी आप अपने पेमेंट्स रोक के बैठे हो, ऐसे नहीं। आपको अपने पेमेंट्स भी उतनी जल्दी क्लियर करनी चाहिए अगर आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी है बिजनेस में, ठीक है। इससे क्या हिसाब आपके क्लियर रहते हैं और आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं चढ़ती। मतलब अपनी लायबिलिटी जितनी जल्दी होना उतनी पे बैक कर देनी चाहिए। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, बट स्टिल हम लोग को जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास लिक्विडिटी है बिजनेस में, अगर आपके पास आज पैसे आ गए हैं और आपके पास वो पैसों का और कोई बेटर यूज़ नहीं है, तो बेटर पे ऑफ ऑल योर लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ फ्रॉम दैट, ठीक है। थर्ड है आपका डिसेंट्रलाइज कलेक्शन। जो भी कलेक्शंस आपके आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि वो एक ही जगह पर सारा कलेक्शन आ रहा है बिजनेस में, क्योंकि क्या है, अब मान लो मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट पूरा का पूरा पैसा जो है एक ही डिपार्टमेंट में आ रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को तो डिविजन्स बाद में कैश की करनी पड़ेगी ना। क्या ये जो पूरा पैसा आया इसमें से इतना अमाउंट परचेज डिपार्टमेंट को दिया, इतना अमाउंट सेल्स डिपार्टमेंट को दिया, तो इससे बेटर क्या है अलग अलग बिजनेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स का उनका लिक्विडिटी खुद देखें। वो मतलब जो पैसा आ रहा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास खुद से आए, ठीक है, ताकि वो जो डिवीजन वाला टाइम है वो आपका सेव हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है लॉक बॉक्स सिस्टम। ये एक टेक्निक होती है जिससे आपके कस्टमर्स जो आपको पे करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ठीक है, तो एक आपको एक कॉमन देखना चाहिए कौन सी स्टेट से या कहीं से ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, या कौन से कस्टमर्स, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे आपके ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पर आपको उनकी सहूलियत के लिए अलग से एक पोस्ट बॉक्स सिस्टम बना देना चाहिए, जहाँ से पेमेंट्स आपके पास क्विकली आ जाएंगे और पर्टिकुलर सारी पेमेंट्स उस एक जगह पर ही होंगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है ये बड़े बड़े फर्म्स यूज़ कर सकते हैं ये वाली टेक्निक, क्योंकि उनके कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले रहते हैं, ठीक है। तो ये बाकी के जो 3 टेक्निक्स है कोई भी बिजनेस फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैश मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग ऑल द कैश फ्लोज, ठीक है। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।